बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते और खास तौर पर सोमवार को क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी का स्वागत करते हैं। साथ ही आज जो खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे पूरे शो में साथ, वो हैं ट्रेडस्फिट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे गिरावट की अहम वजह क्या रही? हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखी कमजोरी। इस कमजोरी की दो बड़ी खास वजह थी। एक तो बाहर से इंपोर्टेड, एक हमारी अपनी। बाहर से ये कि अमेरिकी बाजारों में दिखी कमजोरी और कहीं उम्मीद से ज़्यादा 300 पॉइंट से ज़्यादा कल डाउ कमज़ोर बंद होता दिखा। सुबह से डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे थे, तो डर ये था कि भाई अमेरिका में फिर से बॉन्ड यील्ड बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है और वहाँ पर फेड चेयरमैन साहब का जो बयान आया उसके बाद कहीं कोई रिलीफ मिली नहीं। तो उसके चलते न सिर्फ हम बल्कि दुनिया भर के सारे बाजार कमज़ोर थे। तो ये तो कारण था पीछे का, बाहर का। और इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए कि दुनिया भर में मेटल्स के दाम भी काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। निकल वगैरह ये सारे स्टील, इन सब के दाम, एल्यूमिनियम स्पेशली, इन सब के कम होते हुए दिखे। तो थोड़े मेटल्स पर, कमोडिटीज़ पर दबाव भी बना। तो एक कारण ये था। दूसरा, कच्चा तेल ये बढ़कर आया $68 के ऊपर, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है, कच्चे तेल का बढ़ना। तो एक ही कमोडिटीज जो मजबूत थी वो भी हमारे लिए नेगेटिव है। तो ग्लोबल संकेत खराब थे, तो पहला संकेत तो वहाँ से आया। हमारे अपने लोकल संकेत जिसमें जो खराबी थी वो थी एफआईज के डेटा में। एफआईज ने कल के सेशन में, जो कल वीकली एक्सपायरी थी, उसमें इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार बिकवाली की। कैश मार्केट में भी बिकवाली का आंकड़ा आया, तो एफआईज ने थोड़ा सा हाथ रोका है और बिकवाली की है। तो ये दोनों कारण मिलके ये तो तय था कि हम कमज़ोर खुलेंगे, 15,000 के नीचे भी खुलेंगे, वैसा ही हुआ। उसके बाद 14,900, 14,925 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। एक बार दिन के दौरान उसको तोड़ा जरूर, लेकिन फाइनली आखिरी आधे घंटे में क्लोजिंग के वक्त बाजार थोड़े रिकवर होकर 14,925 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। तो कमज़ोर थे लेकिन उतने बुरे नहीं। हाँ, कह सकते हैं 15,000 के नीचे की वीकली क्लोजिंग थोड़ी अच्छी तो नहीं है, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं। 14,900 के नीचे ज़्यादा खराब हो जाते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 35,000, 35,125 मजबूत इंटरेस्टिंग सपोर्ट जोन था। उसके थोड़ा ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। तो कमज़ोर तो रहे लेकिन बहुत ख़राब नहीं। तो मेक और ब्रेक लेवल के थोड़ा ऊपर बंद हुए, इसलिए अभी भी अगले हफ्ते के लिए, सोमवार के लिए उम्मीदें आपके लिए बरकरार है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज अच्छा खासा करेक्शन आपको ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला। कैश मार्केट को छोड़ दें तो जो मिड कैप्स हैं, स्पेशली बड़े मिड कैप्स जो वायदा कारोबार के हिस्सा है, वहाँ अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी। तो कुछ दिग्गजों ने जरूर आखिरी मोर्चे पर, आखिरी आधे पौन घंटे में मोर्चा संभाला और थोड़ा ढंग ढांग की क्लोजिंग देने में मदद की। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। लगातार 2 दिनों से अच्छा करेक्शन हुआ है और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्पेशली मेटल्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होकर ट्रेडर्स थोड़े से हल्के होते हुए दिखे। तो ओवरऑल एक कमजोरी भरा सेशन आज भारतीय बाजारों के लिए। जी अनिल जी, अब ये तो हमने समझ लिया कि आखिरकार आज बाजार में गिरावट की वजह क्या रही, लेकिन सोमवार के लिए बाजार के संकेत क्या होंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी जानेंगे। स्ट्रैटेजी खास तौर पर समझेंगे हफ्ते के नए दिन की। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि आज जो बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई, किन सेक्टर्स में थी नरमी, कहां था भरपूर एक्शन। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कुशल के पास। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमें आज गिरावट का रुझान देखने को मिला। इनफैक्ट ये लगातार दूसरा दिन था इस हफ्ते जहां पर हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक टॉप लूजर निकला। इसके अलावा टाटा मोटर्स जो हाल फिलहाल की काफी अच्छी तेजी बनी थी, यहां पर मुनाफा वसूली का रुझान रहा। विप्रो जो बड़ा अधिग्रहण इन्होंने किया है कैप्को का, उसके बाद आप देखिए यहां पर 4-4.5% का दिन के दौरान भी आपको फॉल देखने को मिला। साथ ही निफ्टी में गेनर्स की बात करेंगे तो कच्चे तेल में जो तेजी आई उसके बाद ओएनजीसी में भी हमें एक स्ट्रांग रिवर्सल आज के लिए हम देखने को मिले। साथ ही गेल और मारुति सुजुकी और कोटक महिंद्रा बैंक ये सरप्राइज मूवर्स थे बाजार की गिरावट में। ये जो है इनको रिवर्सल के संकेत आज हमें साफ तौर पर देखने को मिले। साथ ही अगर आप बैंकिंग स्पेस से बात करेंगे तो यहां पर गिरावट पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी का रहा। मेटल स्पेस लगातार गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं पिछले 2 दिनों से और यहां पर टॉप लूजर नाल्को निकल कर आया। 6-6.5% की गिरावट यहां थी। दिन के दौरान सेल में भी 8% का गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला। साथ ही फार्मा स्पेस में देखेंगे तो यहां पर भी 2-2.5% की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब जैसे शेयर शामिल थे। और आईटी स्पेस में मुनाफा वसूली जो है आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करेंगे तो जीएसपीएल, अनिल सर ने आपको
आपको रेकमेंड किया था, इसमें तीनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। साथ ही इंडसइंड बैंक सिमीजी की तरफ से भी आता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल बाजार का रुझान तो इस बारी भी अगर आप देखें इस हफ्ते जो एंडिंग हुई है वो गिरावट के साथ हुई है। अब देखना होगा कि सोमवार को किस तरह का रुझान बनता है। ये तो हमने बाजार का हाल समझ लिया। बाजार के हाल के साथ कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, ये समझते हैं। संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी, सबसे पहले तो बाजार में लगातार दूसरे दिन हमने देखा गिरावट, मुनाफा वसूली हावी रही। क्या अभी किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या आप सजेस्ट करेंगे? और दूसरी तरफ सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी, इंट्राडे के लिए और हफ्ते भर की खरीदारी, पोजिशनल व्यू कहां रखी जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ रहना है मार्केट में। पिछले 15 दिनों से एक कॉशियस अप्रोच रख रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे जो लग रहा है प्रॉब्लम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी संदीप जी, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बात जारी रखिए अपनी। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो लग रही है, कॉशियस रहना है मार्केट में। जैसा अनिल जी ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स इंपोर्टेड थी और इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स बड़ी थी। यूएस बॉन्ड के यील्ड्स वापस से स्ट्रेंथन हो रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस फर्म अप हो रही है, ओपेक सप्लाई कट नहीं कर रही है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट किया है। तो इन सब स्थितियों में कहीं ना कहीं लाइट रहना चाहिए। और एफआईआईज का रुझान भी अब मिक्स्ड हो गया, कोई दिन बड़ी बाइंग आ रही है तो कोई दिन बड़ी सेलिंग आ रही है। और पिछले हफ्ते में एक पर्टिकुलर डे पे इतनी बड़ी सेलिंग मैंने बहुत पिछले सालों में नहीं देखी है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि कॉशियस रहें। बट यस, एफएमसीजी स्टॉक्स आज जब मार्केट बंद हो रहा था तो तब स्ट्रेंथनिंग हुई थी उनमें और वो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कि एफएमसीजी आईटी की तरफ जाए और डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाए। तो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैंने ब्रिटानिया को लाया। ब्रिटानिया एक वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चला इन दिनों में, पिछले कुछ सेशंस में मार्केट चला है तो बढ़िया एक बाउंस दे सकता है और शार्प प्राइस भी आ सकती है। तो 3570 का टारगेट पहला, 3630 का दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस 3450 का। और इंट्राडे पिक के तौर पे अगेन एक फार्मा स्टॉक है, इप्का लैब, जो कि पहले बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा हुआ है, बट पिछले कुछ दिनों में मार्केट की रैली के साथ ये भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है और चार्ट्स पे सिमिलर सा है ब्रिटानिया के जैसे ही नीचे के लेवल से बाउंस करने की उसमें है, कोशिश में। तो 1923 का करंट मार्केट क्लोजिंग प्राइस था। 1990 और 2010 के टारगेट्स के लिए 1890 का स्टॉप लॉस लगाए इंट्राडे कैश मार्केट की पिक। और जो पोजिशनल पिक है वो मैं कैश मार्केट से लाया हूं और वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। मुझे लगता है कि ये भी चार्ट्स पे बहुत बढ़िया बंद हुआ था और ऐसे खराब मार्केट्स में भी पिछले 3-4 दिनों के जो वॉलेटाइल सेशंस थे उसमें भी चार्ट्स पे बहुत मजबूती दिखाया है। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि 255 पे जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पे खरीदे, 290 का टारगेट लगाए और 230 का स्टॉप। बिल्कुल, तो एक बार रिकैप कर लें। इंट्राडे एफएनओ पिक ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह संदीप जी की। इंट्राडे में जो कैश की पिक है वो इप्का लैब में करने की सलाह, वहीं पोजिशनल व्यू सीसीएल प्रोडक्ट में रखने की सलाह संदीप जैन की। बातचीत जारी रखेंगे उनसे, लेकिन इस बीच समझना जरूरी है नए हफ्ते की शुरुआत किन अहम ट्रिगर्स के साथ हो सकती है, बाजार की नजर किन मेन इवेंट्स पे रहेगी, जानते हैं मेरी सहयोगी मानसी से। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आने वाले हफ्ते में। शुरुआत 8 मार्च सोमवार से करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। साथ ही मोल्टेक टेक्नोलॉजीज और मोल्टेक पैकेजिंग पर नजर रखेगा। अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। इजी ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ 8 मार्च को खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड इसकी 186 से 187 रुपए है और साथ ही इसी दिन दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र भी 8 से 16 मार्च तक चलता हुआ हम देखेंगे। 9 मार्च को भारत में जैगुआर आई-पेस इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी। वहीं मैग्मा फिनकॉर्प की ईजीएम होने वाली है। मैक्स हेल्थकेयर 9 मार्च को क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर बोर्ड बैठक करेगा। साथ ही इंडियन बैंक पर नजर रखिएगा। 9 मार्च को 4000 करोड़ की इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है। 10 मार्च के दिन इजी ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ बंद हो जाएगा। इसी दिन क्विक हील टेक्नोलॉजीज पर फोकस रखिए, बायबैक पर एक बोर्ड बैठक करेंगे। ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स
करंज सबमरीन को 10 मार्च से कमीशन किया जाएगा, यानी कि कार्यरत किया जाएगा। फोर्टिस हेल्थकेयर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मार्च के दिन होगी इस मामले पर। वहीं गेल का 1046 करोड़ का बायबैक बंद होगा। बायबैक प्राइस 150 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। नैल्को का 749 करोड़ का बायबैक भी 10 मार्च के दिन बंद होगा। बायबैक प्राइस 57 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। और 10 मार्च के दिन ही मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 घरेलू उड़ानों के लिए दोबारा खुलता हुआ दिख सकता है। 11 मार्च का दिन महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर भारतीय बाजार 11 मार्च को बंद रहने वाले हैं। वहीं 12 मार्च यानी शुक्रवार के दिन फरवरी सीपीआई के आंकड़े आएंगे और जनवरी आईआईपी के आंकड़े भी इस दिन आते हुए हम देखेंगे। तो अगले हफ्ते के इवेंट समझने के बाद आइए अब आपको एक एक्सक्लूसिव खबर हम देते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर पर एक बड़ी खबर है और अगले हफ्ते बहुत जल्द ही एक पॉलिसी भी बड़ी उसका ऐलान हो सकता है, होने वाला है। हमारे साथ जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल है, उन्हीं से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा एक्शन है और इस बार जो स्पेस में एक्शन है वो है लॉजिस्टिक स्पेस। जी हाँ, ये स्पेस में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चेयर करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। और ये मीटिंग पॉलिसी से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार जल्द ही लाएगी और पीएमओ की मंजूरी का बस इंतजार है। और ये फाइनल स्टैंपिंग है जो पीएमओ से मिलेगी और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इसको ओके करेंगे। और वो पॉलिसी में बेसिकली 40% कॉस्ट जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है कंट्री की वो कम करने पर फोकस है। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और टर्मिनल बनाने पर जबरदस्त फोकस रहेगा। उस पर निवेश आएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट किया जा रहा है कैसे वो यहाँ पर आके बड़े इन्वेस्टमेंट्स करें। और ये मोटा मोटी तौर पर हम देखेंगे फोकस होते हुए। कुछ बड़ी कंपनीज है जिनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। आप गति की बात करें, ब्लू डार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, पैकेजिंग और कोल्ड चेन, सर इन पे बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ की जरूरत है और उस पर पुश देने की बात हो रही है। तो बहुत गहराई से काम हुआ है ये देख के कि पूरी एंड टू एंड चेन यहाँ लॉजिस्टिक्स की यहाँ पर एट इंडिया लेवल, एट पैन इंडिया लेवल एक सी हो, जिससे इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनको एक सीमलेस कनेक्ट, पोर्ट्स हो, सब तरफ से लॉजिस्टिक्स का एक ही नेशनल ग्रिड बने, उस पर काम हो। तो एक फाइनल पीएमओ की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ओके होते हुए और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी विल सी द लाइट ऑफ द डे सर। जी बहुत शुक्रिया स्वाति। लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर एक बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले क्विक टेक संदीप जी का, लॉजिस्टिक्स स्पेस बड़े ऐलान की तैयारी, आपकी कोई पसंदीदा स्टॉक इसमें? नहीं, इनफैक्ट ये सेक्टर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और लॉजिस्टिक्स स्पेस पे अगर ये जो स्वाति जी वैसे ही बहुत अच्छी न्यूज लेके आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, पहले फर्टिलाइजर्स की थी और बीपीसीएल और सारे रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर की जो भी न्यूज है इसको लेकर इस सेक्टर में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, बहुत बढ़िया लगता है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, फिर गति है और मुझे ऐसा लगता है कॉनकोर, इनसे भी रिलेटेड आएगी। और जो वेयरहाउसिंग को लेकर है कई बहुत ही एक्साइटिंग पिक्स आएंगी उसमें, जो वेयरहाउसिंग के लिए प्रीफैब्स और ये सब बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, रैम्को इंडस्ट्रीज, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, विशाखा इंडस्ट्रीज, ये टाइप की कंपनियों को भी बहुत बूस्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखना अब किस तरीके का अब पॉलिसी आता है, बट जो भी आएगा ये सर्टेनली सरकार काफी हद तक इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत फोकस करेंगे कि इंडिया का जो वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और बढ़िया बने। तो मुझे लगता है कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इज द बेस्ट पिक इन द सेगमेंट एज ऑफ। ओके, चलिए तो लॉजिस्टिक्स स्पेस की बात हुई, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सोमवार के लिए ऑप्शन। देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटी के वीके शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका, बताइए अब कौन से ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आज आप बताएंगे? जी स्वाति जी नमस्ते, आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को, वो मेरे लिए विशेष है। आगे के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी माहौल ऐसा है कि आप वीकेंड पे कोई प्रोग्राम न बनाएं। आई मीन कोई भी, अगर आप जो आज व्यू लेते हैं अमेरिका मार्केट क्या बंद होगा और फिर वीकेंड के अंदर और क्या चीजें होती हैं, वो सब इश्यूज पड़े रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात, ओपन माइंड के साथ सुबह 7 बजे खोलिए, उसके बाद में अनिल जी को सुनिए 8 बजे वो क्या बोलते हैं, टीम क्या बोलती है, और उसके बाद अपना आप डिसीजन बनाएं कि क्या करना है। तो उसी का एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अभी मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो आप रखिए ध्यान से। एक्ट तभी कीजिए अगर
अनिल जी या अन्य एनालिस्ट सुबह ये बोलते हैं कि मार्केट अच्छा है, यहाँ पे लॉन्ग हुआ जा सकता है, तब आप ये लें। ये बात को ध्यान में रखिए, ये मैं बहुत कहना चाहूंगा, बिकॉज हर एक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी लिमिटेड होती है और आपको बिना बात पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2240 मार्च सीरीज की कॉल आप ले सकते हैं। 40 रुपए पे बंद हुआ है, वहां पे स्टॉप लॉस रखिए 28 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 57 रुपए। ध्यान रखिए। हैव अ नाइस वीकेंड। जय हिंद। आइए अब समझते हैं सोमवार को बाजार पर क्या बनाए स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए कौन से अहम संकेत होंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स जानते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 अंक नीचे थे, तो उस लिहाज से देखते हैं कैसी क्या क्लोजिंग मिलती है और डाउ फ्यूचर्स सोमवार को कैसे रहते हैं। लेकिन अब जो सपोर्ट अगला निफ्टी के लिए है वो है 14,750 से 14,850 की रेंज का। ये 100 पॉइंट तुरंत सपोर्ट है और ऊपर 15,100 15,200 रुकावट। सिंपल, इस रेंज पर आपको फोकस करना है। अब बैंक निफ्टी का आप देखें तो नीचे 34,650 34,800 ये मजबूत सपोर्ट है। अगर 35,000 के नीचे टिके और ट्रेड करना शुरू किया तो, और ऊपर में 36,000 36,100 ऐसी रेंज है जहां पर पार पाना बहुत मुश्किल है। वो भी तब जब आप 36,575 माफ़ कीजिएगा 35,575 35,700 की रेंज को पार करके टिक जाए। तो ऐसा लग रहा है वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, दिन में भी ऊपर नीचे काफ़ी बाजार होते दिख रहे हैं। ओवरनाइट गैप से ओपनिंग ऊपर या नीचे की तरफ होती दिख रही है। तो इस उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, इंट्राडे पोजीशंस पर भी और ओवरनाइट पोजीशन जो आप अगले दिन के लिए लेकर जाते हैं। दोनों तरफ शार्प ट्रेड्स होते दिख रहे हैं। ऐसे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, क्वांटिटी कम कर लेनी है, रिस्क ज़्यादा है ये सोचकर ट्रेड करना है ताकि आप अपने ट्रेड को बैलेंस कर सकें। और अगले हफ्ते एक दिन छुट्टी भी होगी बाजार की, तो 4 दिनों का ट्रेडिंग सेशन होगा, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टाइट करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सोमवार को बाजार पर स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अब सोमवार को ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की सलाह देंगे आज? बिल्कुल, गुड इवनिंग। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में एक मिक्स मूड बना हुआ है और जो फॉल आ रहा है उसमें भी उतनी भारी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो भी है वो थोड़ा ग्लोबल इवेंट के पीछे हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा बैलेंस व्यू लेना चाहिए और मारुति के जो शेयर्स है वहां पे हमें लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। आज एक ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन उसने किया है, तो यहाँ पे 7,400 के कॉल ऑप्शन बाय करने हैं जो तकरीबन 200 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। 190 195 के करीब 7,400 के कॉल ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाय करने की खरीदी करने की राय है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 115 रुपए का, यानी कि एट 115 रुपए स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट रख सकते हैं हम 400 रुपए का। द रीजन इज बिकॉज इसमें अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम बना है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 7,500 से लेकर 7,700 के लेवल दिखा सकता है। तो 7,400 के मारुति के कॉल ऑप्शन बाय करने हैं। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, शो में शामिल हुए और सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। अब लंबी अवधि की खरीदारी और उसकी स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त आ गया। संदीप जी, आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कौन सी होगी आज? बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है गुडियर इंडिया लिमिटेड, एक एमएनसी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टायर कंपनीज इन द वर्ल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक 1,200 रुपए के लेवल्स दिखाया था दिसंबर में। उसके बाद और मार्केट ऐसे लेवल्स पे होने के बाद भी ये 980 रुपए के लेवल्स पे है, सो विच इज वेरी अट्रैक्टिव। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, दे वर वन ऑफ द बेस्ट 2 क्वार्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और ओपीएम के मार्जिन्स भी हाईएस्ट थे, 14-15% तक पहुंच गए थे। डीआईआईज एफआईआईज ने भी छोटी मोटी स्टेक बढ़ाई है, जीरो डेट कंपनी है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8.25% का डिविडेंड यील्ड। तो इस कंपनी को बिल्कुल लेना चाहिए 1190 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। तो लंबी अवधि की कॉल, गुडियर इंडिया में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी, बहुत शुक्रिया, शो में आप शामिल हुए हमारे साथ और हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। सोमवार को बाजार आज और कल में एक बार फिर से होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से जुड़िए हमारे साथ। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।